मैं राम कुमार देवांगन, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत भौतिक भूगोल में भूगर्भ की संरचना का अध्ययन करेंगे। भूगर्भ की संरचना वास्तविक स्थिति में कैसी है, यह विषय बहुत गूढ़ है। उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है। अब तक लगभग सभी भूगर्भ वेत्ता इस बात पर एक मत थे कि प्रायद्वीपीय भारत, जो कि प्राचीनतम चट्टानों के बने गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, स्थिर भूखंड है तथा इसमें संतुलन पूर्णतः स्थापित हो चुका है। परंतु प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोयना नगर में 11 दिसंबर सन 1967 ईस्वी में भयंकर भूकंप ने, जिसने संपूर्ण पश्चिमी पठार को कपा दिया, इस बात में संदेह पैदा कर दिया है। भूकंप विज्ञान से कुछ विश्वसनीय बातें अवश्य ज्ञात हो जाती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले साधनों का 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्राकृतिक साधन। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तीसरा, प्राकृतिक साधन। इस तरह से क्रम से हम तीनों साधनों का अध्ययन करेंगे। पहला है प्राकृतिक अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत घनत्व, डेंसिटी। पृथ्वी का घनत्व पहले अनुमानता रूप में आंका गया था। आज वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से पता लगा है कि पृथ्वी के भूगर्भ का घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी की संरचना के बारे में घनत्व, दबाव तथा बढ़ते हुए तापमान के आधार पर अनुमान ही लगाया था, क्योंकि इसका आंतरिक भाग ठोस है। यह स्थिति कुआं खोदने, खान खोदने तथा नल तथा ट्यूबवेलों का बोरिंग करने से ज्ञात हुई है। न्यूटन ने भी सन 1774 में संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व को 5.5 बताया था, जबकि धरातल के ऊपर पड़ी हुई अवसादी चट्टानों का घनत्व 2.7 ही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहा, निकल आदि धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तभी यहाँ का घनत्व 11 माना है। तथा ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ विद्यमान है। दूसरा, प्रेशर, दबाव। किसी पदार्थ के ऊपर बढ़ता हुआ अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुओं का भार दबाव कहलाता है। इसे 2 बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक दबाव वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है, परंतु प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसे कितना भी दबाव डाला जाए, उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। यदि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो दूसरा, वह स्वयं अधिक घनत्व वाले धातुओं से बना है। अनेक प्रयोगों तथा पर्यवेक्षण के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग लोहा तथा निकल के मिश्रण से बना है, जो लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं।
तापक्रम तापमान तथा दबाव का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ तापमान बढ़ता है वहाँ दबाव भी बढ़ता है। जहाँ तापमान कम होता है दबाव भी कम होता है। यही क्रम पृथ्वी के भूगर्भ का है। यदि पृथ्वी के भूगर्भ को खोदते जाएं तो प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। इसी नाप के अनुसार पृथ्वी का भूगर्भ इतना गर्म होगा कि उस स्थिति में वहाँ की प्रत्येक कठोर से कठोर वस्तु तरल अवस्था में होगी। केल्विन महोदय ने गणित की गणना करके यह बताया कि पृथ्वी का भूगर्भ 70,000 फ़ारेनहाइट है। इस बात का पता कुआं खोदने तथा खान में काम करने वाले अनुभव करते हैं। कुछ विद्वान इसके आंतरिक भाग को द्रव या वायव्य अवस्था में बताया है, मगर ये भी संभव नहीं है। उपयुक्त वर्णन की पूर्णता स्पष्ट जानकारी हेतु अभी तक यह किसी ने भी नहीं देखा कि पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है। दूसरा, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित साक्ष्यों में विद्वानों ने पृथ्वी को ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में माना है। कांट महोदय ने पृथ्वी को वायव्य निहारिका परिकल्पना में गैसीय निहारिका से बनी माना है, जबकि लाप्लास तरल अथवा अवस्था में बतलाते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना में पृथ्वी का निर्माण ठोस एक प्रकार के ठोस पदार्थों के से बना हुआ है। ज्वारीय परिकल्पना के अंतर्गत भूगर्भ को तरल अवस्था में ही प्रमाणित करती है। अतः इस संबंध में अभी भी अध्ययन जारी है। तीसरा, प्राकृतिक साधन। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य से स्पष्ट पता लगता है। पहला, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ को पहचानने वाली वह क्रिया है जिससे यह तथ्य स्पष्ट नजर आता है कि भूगर्भ में एक परत तरल मैग्मा की भी स्थिति है, जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार बताया गया है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल। इस प्रकार ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाता है। दूसरा, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। पृथ्वी को कोई भी भूभाग अचानक ही किसी समय कंपायमान हो उठे भूकंप कहलाता है। भूकंप अचानक एक झटके के रूप में आता है और वही झटके भूकंपीय लहरें कहलाती हैं, और इसी लहरें को सिस्मोग्राफ यंत्र से पता लगा सकते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ की सही तथा स्पष्ट जानकारी केवल भूकंपीय लहरों से ज्ञात की जाती है। भूकंप से 3 प्रकार की लहरें प्रारंभ होती हैं। पहला, प्राथमिक अथवा लंबात्मक लहरें। ये लहरें ध्वनि लहरों के सदृश होती है। इन लहरों में ध्वनि के कणों की गति लहर की रेखा के समान होती है। अंग्रेजी में इसे पी वेव्स नाम दिया गया है। इन लहरों की गति सबसे अधिक होती है। ये ठोस भाग में बड़ी तेजी से साथ अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है। ब, गौण अथवा आड़ी लहरें। ये लहरें प्रकाश तथा जल तरंगों के सदृश होती हैं।
इनमें कण लहर की दिशा के समकोण पर चलते हैं, इसलिए इसे आड़ी लहरें कहते हैं। ये लहरें भी अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है, किंतु तरल पदार्थों में अस्पष्ट या लुप्त हो जाती है। धरातली लहरें। धरातली लहरें प्रायः पृथ्वी के ऊपर भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है, तथापि ये सबसे अधिक भयंकर होती है। भूकंप के समय सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में भूकंप के हल्के तथा कमजोर कंपन प्राथमिक कंपन के नाम से पुकारे जाते हैं। कुछ समय के लिए कंपन स्थिर होकर के दोबारा कुछ तेज तथा शक्तिशाली कंपन या गौण कंपन के नाम से पुकारते हैं। बाद में अधिक गति वाले मुख्य कंपन आते हैं। यही भूकंपीय लहरों का क्रम से PSL लहर है। इन लहरों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती हैं तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ये लहरें एक सीधी रेखा में सीधे मार्ग से चलती है। इस आधार पर अगर पृथ्वी पर एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी की कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, परंतु ये लहरें इस सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में भिन्नता है। इस घनत्व की भिन्नता के कारण लहरें परिवर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। इस लहरों का यह स्वभाव होता है कि वह तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं। ओल्डहम नामक विद्वान ने 1909 में यह प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं तथा पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती हैं। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतः अभाव है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में इस आंतरिक भाग में तरल अवस्था में लुप्त कोर है, जो कि 1900 किलोमीटर अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी की कोर का लोहा तथा निकल तरल अवस्था में होगा। गति के आधार पर भूकंपीय लहरों का 3 युग्म बताया जाता है। प्रथम P तथा S लहरों का, इनकी गति सबसे अधिक होती है। द्वितीय PG तथा SG लहरों का, इनकी गति सबसे कम होती है। तृतीय PQ तथा SQ का, इनकी गति प्रथम 2 के मध्य की होती है। इस प्रकार भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर प्रमाणित होता है कि इनकी गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। अतः पृथ्वी के अंदर भी उन जगहों पर घनत्व में अंतर आना चाहिए। इस आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर ऊपरी परत चट्टाने की पतली परत के नीचे
विभिन्न परतें पाई जाती हैं जिनके घनत्व भी अंतर पाया जाता है।